गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की हमारी जो बुक है हनी ड्यू, उसका 3rd चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। आज हम ये पार्ट पढ़ेंगे। ग्लिम्पसेस होती है झलकियाँ और पास्ट का अर्थ होता है अतीत या इतिहास। यानी आज हम अतीत की झलकियाँ, ये एक हमारा लेसन है। आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन में क्या है, जब अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है भारत पर सन 1757 में, 1757 में, उसके बाद भारतीय परेशान हो जाते हैं और बाद में वो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति भी करते हैं। और ये क्रांति होती है जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ये 1857 में भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई। तो वहाँ तक यानी 1757 से लेकर 1857 की क्रांति तक का इतिहास आज हम इस लेसन में देखेंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो आज का ये हमारा पाठ है बच्चों, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी अतीत की झलकियाँ। इसमें एक है बिफोर यू रीड, कि आप पढ़ें उससे पहले। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए आप, ये क्या बता रहा है। ये कहता है कि हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ हमारे जो इतिहास है 1757 से लेकर 1857, वहाँ की इतिहास की कुछ झलकियाँ जो पिक्चर में दिखाई गई है आपको। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, यानी ये तस्वीरें और स्पीच बबल जो होते हैं, जो पिक्चर में जो कुछ बोली हुई बात दिखाई जाती है उसे स्पीच बबल बोलते हैं। विल हेल्प क्लेरिफाई यूर अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी समझ को क्लियर करेंगे ये ऑफ द कंडीशंस, कि उन स्थितियों के बारे में दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जिसे हम आज़ादी की प्रथम लड़ाई या आज़ादी की जो पहला वार या युद्ध जिसे हम बोलते हैं 1857 में जो भारतीयों के द्वारा लड़ा गया, उसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज हम इस पिक्चर के द्वारा इस पार्ट को हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू और लता मंगेशकर जी हैं, एक बहुत बड़ी गायिका हैं, वो एक गाना गा रही है हमारे शहीदों के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है द मार्टियर्स एट ए फंक्शन इन दिल्ली। यहाँ ये कह रहा है एट ए फंक्शन इन दिल्ली, एट ए फंक्शन इन दिल्ली, एक दिल्ली के फंक्शन में लता जी ने ये गाना गाया है कि ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टर्स। ये कह रहा है कि ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना आपने सभी ने सुना होगा। तो ये सबसे पहले ये गाना 1962 में जब भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद कवि प्रदीप ने ये गाना लिखा था और लता जी ने 1963 में ये एक सभागार में गाया था, जहाँ पर स्वयं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे। और ये गाना सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। और वो ये देखिए यहाँ पर सोच रहे हैं, वो अपने शहीदों की याद कर करके और उनकी कुर्बानियों को याद करके रो पड़े थे। तो कहते हैं कि उन्होंने लता जी को अलग से बुलाया था, इसके बारे में काफ़ी बात भी की थी। इन्होंने ये पूछा था कि ये गाना किसने लिखा है। काफ़ी बातें हुई थी, पाठ लंबा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गाना था क्या असल में। हम थोड़ा सा इस गाने को देखेंगे भी। तो ये गाना जो था
प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने भी सुना था शहीदों की याद। आज हम इसी पाठ को हम पढ़ेंगे कि हमारे शहीदों ने किस प्रकार हमें आज़ादी दिलाई। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत पर जीत हासिल कैसे की। ये देखिए यहाँ पहला ये दिखाएगा यहाँ पर कि उन्होंने जीत हासिल कैसे की। यहाँ कह रहा है ये कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनीज कॉन्क्वेस्ट यानी कंपनी की विजय। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा पीरियड भी दिखाया गया है 1757 टू 1849 तक कैसे ये जीत हुई। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये मैप देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस मैप में क्या दिखाया गया है, आप इसको देखिए थोड़ा सा। ये कह रहा है कि विद द सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग हिज पावर 18th सेंचुरी इंडिया। कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने सुपीरियर वेपन्स से यानी ऐसे बढ़िया हथियारों से लैस होकर आई थी। वो उसने 18वीं शताब्दी में भारत पर काफ़ी जगह विजय पाली थी। अब ये जो मैप दिखाया गया है आपको, इस मैप को आप ध्यान से देखिए। यहाँ जो ये नीचे दिखाया गया है ब्रिटिश प्रिंसेस, ये इंडियन प्रिंसेस, सॉरी। तो इंडियन प्रिंसेस का मतलब है कि जो भारतीय शासक जो थे वो भारत में कहाँ कहाँ थे। तो ये जो जहाँ पर ये आपको येलो कलर दिखाया गया है, यहाँ ये देखिए यहाँ तक, यहाँ ये है 1765 की बात, 1765। उस वक्त भारत में भारतीय राजाओं का शासन ज़्यादा था और उसकी तुलना में जो ब्रिटिश टेरिटरी थी यानी ब्रिटिश कंपनी का जो राज था वो थोड़ा सा यहाँ बंगाल के आसपास, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया कि शुरुआत में कंपनी ने थोड़ी सी जगह शासन किया था, लेकिन पूरे भारत पर राज उन्होंने 1857 से पहले कर लिया था। तो वो देखते हैं कैसे किया उन्होंने। तो यहाँ क्या होता है कि जो भारतीय राजा जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। यहाँ देखिए कि इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड यानी वो दूरदर्शी नहीं थे। यहाँ इंडियन प्रिंसेस का मतलब है कि भारतीय शासक या जो राजा जो थे वो ये एक शासक दूसरे शासक से लड़ते रहते थे। यहाँ ये कह रहा है, ये देखिए आप, ये कह रहा है कि द अपस्टार्ट राजाबा यानी कि वो उदंड राजा या एक किसी राजा के बारे में कह रहा है, ये राजा दूसरे राजा के बारे में कि वो उदंड राजा दूसरा। अपस्टार्ट का मतलब होता है उदंड या जिसने कोई ऐसा काम गलत किया हो, वो उदंड राजा भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई। ये कह रहा है कॉल द ब्रिटिश मर्चेंट्स कि इंग्लिश मर्चेंट्स कि अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। डिफीट होता है हराना, कि वे मुझे उसे हराने में सहायता करेंगे। यानी वो दूसरों को हराने में लगे रहते थे राजा एक दूसरे को। यहाँ नीचे कुछ बातें और भी लिखी हुई है कि और उनकी लड़ाइयों के कारण द पीपल, यहाँ मतलब है जनता, कि जनता जो थी हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स। इस प्रकार की लड़ाइयों से जनता में अशांति थी, यानी हैड नो पीस, शांति नहीं थी, जनता परेशान थी। अब क्या होता है, ये कंपनी वालों का फायदा हुआ इसमें। उन्होंने क्या किया कि ये कह रहा है कि द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। अब देखिए कि जो विद्रोही जो लोग थे उन्होंने हेल्प की ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसकी सहायता की उन्होंने, और इसी कारण एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने सबड्यू यानी उन सब को खत्म कर दिया या सबका दमन कर दिया भारतीय राजाओं का। और यहाँ पर कंपनी का राज स्थापित होने लगा था। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जो फार सिंह थे, यानी कुछ शॉर्ट साइटेड थे, कुछ फार सिंह थे। इसका मतलब होता है कि जो दूरदर्शी थे। यहाँ टीपू सुल्तान का एक चित्र दिखाया गया आपको। ये कह रहा है कि ए फार सिंह रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, कि एक दूरदर्शी राजा जो कि आप समझ सकते हैं कि जो मैसूर के राजा टीपू सुल्तान थे उनकी तरह अन्य भी राजा थे, वो फोर्ट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। वो
अंग्रेजों से तब तक लड़े जब तक कि वो मर नहीं गए। यानी कुछ राजाओं ने तो अंग्रेजों का साथ दिया और कुछ राजा जो थे वो अंग्रेजों से लड़ भी रहे थे। यहाँ टीपू सुल्तान अंतिम समय तक लड़ते रहे थे। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप, जब ब्रिटिशों ने अधिकार कर लिया तो यहाँ देखिए आप कि लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। यहाँ ये कह रहा है कि हाउ डिड द इंडियंस रिएक्ट दीज कॉन्क्वेस्ट। जो कंपनी की जो विजय थी उन पर भारतीयों का रिएक्ट कैसे हुआ, क्या हुआ। अब एक साइड ये है, एक साइड ये, आप ध्यान से देखना इनको। इधर वाले तो कह रहे हैं कि कंपनी ने ठीक किया और इधर वाले कह रहे हैं कि कंपनी ने गलत किया। ये देखिए आप, यहाँ क्या हो रहा है, ये स्पीच बबल है, ठीक है, इसको हम एक स्पीच बबल बोलते हैं। ये एक स्पीच बबल है, ये एक स्पीच बबल है। यहाँ आप समझिए कि इस व्यक्ति को यहाँ ये व्यक्ति बोल रहा है, यहाँ ये व्यक्ति बोल रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए, ये जो दिस मैन इज स्पीकिंग, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स। कि अब अंग्रेजों के राज आने के कारण अब यहाँ पर काफी शांति हो गई है, पीस, शांति हो गई है अब देश में। अब यहाँ पर कोई लूट और ठगी की प्रथा अब नहीं रही है। यानी जो देशी राजा जो थे वो लूटते थे या फिर ठगों की कोई प्रथा थी वो खत्म कर दी अंग्रेजों ने। अब नेक्स्ट ये कह रहा है, इट इज गॉड हु सेट द ब्रिटिश। कि भगवान का भला हो कि जिन्होंने इन अंग्रेजों को भेजा है और हमें इतना फायदा हुआ है। अब ये कह रहा है, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। कि हमारा भाग्य भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आए हैं। अब ये लोग तो अंग्रेजों की प्रशंसा कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। ये देखिए आप, ये कह रहे हैं, अब ये आदमी वो कह रहा है कि द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डी थ्रोन। अब ये देखिए, डी थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, डी थ्रोन होता है सिंहासन से दूर भगा देना या छीन लेना, गद्दी से हटा देना। और किंग्स, ये कह रहा है कि व्हाइट मैन का मतलब है ब्रिटिश, जो अंग्रेज जो लोग हैं वो उनके लिए व्हाइट मैन का यूज हुआ है। कि गोरों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या उन्हें राजगद्दी से हटा दिया है, ये बहुत गलत हुआ है। ये कह रहा है कि सम किंग्स वर नॉट गुड। कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, ये बात सही है, बट आफ्टर ऑल आखिर में देवर ऑफ दिस लैंड। कि कम से कम वो हमारे देश के तो थे, अच्छे तो नहीं थे परंतु वो हमारे देश के थे। अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। कि अब हम फॉरेनर्स होते हैं विदेशी, अब हम विदेशियों के गुलाम हो गए हैं, स्लेव गुलाम। अब आगे ये थर्ड में बताएगा ब्रिटिश रूल आ गया, तब क्या हुआ। अब देखिए यहां एक बात ये कही जा रही है कि रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक नेता थे, प्रीच होता है उपदेश देना, आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। वो बाल विवाह और छुआछूत का समर्थन करते थे, उसके बारे में कहते थे भी बाल विवाह जरूरी है और छुआछूत भी होनी चाहिए। ये उस वक्त की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज हो रहा था। कि एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉजिज द रीजन। कि कोई व्यक्ति जो समुद्र पार जाएगा वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यानी उसका धर्म समाप्त हो जाएगा। अब देखिए समुद्र पार जाना भी उसके लिए उन दिनों के लिए गलत था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड ड्यू टू वुमेन। कि संसार में जो सारा दुख है वो औरतों के कारण है, कि औरतों को तो होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए ऐसी ऐसी बातें जो हमारे संत थे वो बताते थे। अब ये देखिए आप आगे, ये क्या कह रहा है कि द ट्रूथ वाज दैट, सच्चाई ये थी कि इंडियन हैज लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। कि भारतीयों ने आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश कॉन्ड देम, और जो ब्रिटिश थे वो उनको डांटते रहते थे। यहाँ देखिए आप, ये क्या कह रहा है कि द नेटिव्स, यानी ये जो जहाँ के जो मूल निवासी है नेटिव्स, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकी वो विश्वास के योग्य नहीं है, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, कि वो ईमानदारी के योग्य भी नहीं है, कि वो ईमानदार भी नहीं है और विश्वसनीय भी नहीं है। अब ये जो व्यक्ति खड़ा है ये कह रहा है कि बिल्कुल यस ट्रू, बहुत सही बात है कि भारतीय हैं वो ईमानदार नहीं है, योर ऑनर, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। देखिए
इसका मतलब होता है एक हम शब्द का यूज करते हैं चमचागिरी करना। तो वो ये होता है कि वो कहता है कि मैं तो सही हूँ, ठीक है हमारे भारतीय सही नहीं है लेकिन मैं सही हूँ। अब आगे देखिए, अब क्या क्या होता है। अब जो कंपनी थी वो तो क्या थी, वास्तव में एक मर्चेंट थे वो। आप देखेंगे ना ध्यान से जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ कह रहा है कि बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्म्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। कि जो ब्रिटिश जो थे, क्योंकि वो व्यापारी थे, वो चाहते थे जल्दी 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 फायदा चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस, उनके भारी करों ने किसानों को अपने खेतों से अलग कर दिया था, या किसानों को खेत छोड़ने पड़े थे। अब यहाँ ये कह रहा है शुरू में किसानों से ये कर लेने के लिए आया है। तो ये किसान कह रहा है कि बट यूर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, कि आपके जो व्यक्ति हैं वो मेरी सारी फसल ले गए हैं। अब ये कह रहा है जो अधिकारी आता है वो लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए आता है, वो कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, कि तुम्हारे पर तो अभी भी कर्जा है। एरियर्स का मतलब बकाया है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुमने अगले हफ्ते तक पे नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। अब देखिए कितने परेशान हो गए किसान। अब यहाँ देखिए, अब कंपनी के जो मालिक है वो क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गिव देम मोर प्रॉफिट। अब ब्रिटिशों ने अन्य मेथड भी खोज लिए, अन्य तरीके खोज लिए थे जिससे उनको फायदा हो। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, द गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान जो इंग्लैंड में बना है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बोट इनटू इंडिया। जब भारत में लाया जाए तो उस पर कोई भी आयात कर न लगाया जाए, यानी उस पर कर नहीं लगेगा तो वो यहाँ पर कुछ सस्ता बिकेगा और इससे वो भारतीय माल तो खरीदेंगे नहीं और ब्रिटिश वाला माल खरीदेंगे। एक गुड आइडिया। अब ये कह रहा है कि बिल्कुल ये गुड आइडिया है। अब ये कह रहा है द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, कि जो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे उन्होंने भारतीय जो उद्योग थे उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। क्रिपल होता है रोंदना या नष्ट करना। अब ये देखिए यहाँ एक दिखाया गया है कि इनएविटेबली फेमाइन फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन, कि 15 लाख लोग भूख से मारे गए थे। अब नीचे एक व्यक्ति जिसकी रोजगार छीन गया है वो कह रहा है कि द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। जो अनुभवी कलाकार थे, महारत हासिल किए हुए कलाकार थे, उनका भी बिजनेस ब्रिटिश नीतियों के कारण खराब हो गया या खत्म हो गया। आगे कह रहा है यहाँ एक राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक हुए हैं, तो उनके बारे में कुछ बातें बताई गई है। ये 1772 1833 1772 1833। यहाँ राजा राम मोहन राय जी का एक चित्र है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर क्या दिखाया गया है देख रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, कि ये बंगाल से थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है वो इस बात को समझते थे। अब वो एक दूसरे अपने साथी को कह रहे हैं कि लेट अस नोट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, कि हम अपने आप से नफरत न करें, भी अपना तो सम्मान करें। आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, हम मतलब बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, कि हमें पहले अपने समाज में सुधार करना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, कि अंधविश्वास है वो हमें नष्ट कर रहे हैं या हमारा नुकसान कर रहे हैं। अब ये अपनी पत्नी को समझाता है। ही टोल्ड हिज वाइफ रमा, उमा, उनकी पत्नी का नाम है उमा। वो अपनी पत्नी उमा को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि गाय होती है वो विभिन्न रंगों की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क, लेकिन उनके जो दूध का रंग जो है इज द सेम, बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। यहाँ टीचर्स का मतलब है जो विभिन्न प्रकार के संत हुए हैं, यानी जिन्होंने विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं, उनके लिए टीचर शब्द का यूज हुआ है। कि डिफरेंट टीचर्स, कि विभिन्न प्रकार के जो संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि उनके अलग अलग विचार हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। लेकिन जो
अंतिम बात है, या सभी का जो मूल है वो सभी धर्मों का सेम है, इसलिए अलग धर्म अलग अलग नहीं है। अब ये कहता है इन्होंने, ही वाज, यहाँ राजा राममोहन राय के बारे में कही जा रही है कि ही वाज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, कि वो आधुनिक ज्ञान और विज्ञान से आकर्षित हुए थे। अब ये कहता है कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, कि ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक होना चाहिए, कोई भी ज्ञान है वो। अब ये आगे इसके बारे में कहा गया कि ये इंग्लैंड गए थे, ही क्रॉस द सी, उन्होंने समुद्र पार किया। अब देखिए उस वक्त समुद्र पार करना वो धर्म के विरुद्ध माना जाता था, लेकिन उन्होंने किया एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड चले गए। उस वक्त समुद्र के रास्ते से ही जाते थे इंग्लैंड, तो समुद्र में जाना तो जरूरी था। एंड सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, और उन्होंने देखा कि किस चीज ने इतना, मतलब ब्रिटिशों को इतना पावरफुल बना दिया कि उन्होंने पूरी दुनिया पर लगभग अधिकार कर लिया है। देयर ही टोल्ड देम, वहां जाके उन्होंने बताया, उनकी जो संसद थी वहां जाके उन्होंने बताया, उन्होंने क्या कहा देखिए। अब यहाँ उनकी संसद में ये बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि वी एक्सेप्ट यू आर रूलर्स, कि हम स्वीकार करते हैं कि आप हमारे शासक हो। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होती है प्रजा, और आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आप ये भी याद रखें कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर आउज टू हिज सब्जेक्ट, कि जो शासक होता है उसकी प्रजा के प्रति भी कुछ जिम्मेवारियां होती है। तो आज के इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसके 3-4 पार्ट और बाकी रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। थैंक यू। ओके।